हेलो क्लास एंड वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं एसेट साइड की और बेटा आज एसेट साइड पे एनालिसिस हो जाए। बाबू मैंने कुछ याद करने को दिया था, वर्षन याद किया आपने? नॉन करंट एसेट्स बेटा एक शॉर्टकट बनाया था FNDLO, ठीक है ना बेटा। F फॉर फिक्स्ड एसेट्स, N फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड प्रोविजंस एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स में भी चार तरीके की एसेट्स थी बेटा बाबू, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल WIP और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है जी। फिर हमने करंट एसेट की बात करी थी, इसके बाबू 6 सब हेड हैं, सिट CSO, ठीक है ना। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्वलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। याद आई आपको बात? चलो जी बेटा एक बार जल्दी से इनके बारे में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलो जी बेटा एसेट साइड एक बार मैं फटाफट से लिख देता हूं। बाबू सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स की ही चर्चा करते हैं, या चलो पहले मैं एक बार हेड भी लिख देता हूं। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बेटा सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में भी चार बातें, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल WIP और बेटा इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। बेटा मंडे को MCQ का टेस्ट है आपका, इस चैप्टर के 50 MCQ रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है मंडे ट्यूसडे दोनों दिन टेस्ट हो बेटा, 50 MCQ का, ठीक है ना। अब शुरू हो जाओ बस, अब बिल्कुल बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। लो बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ, और बेटा सारे बच्चे टेस्ट ऑफलाइन देंगे, किसी का ऑनलाइन टेस्ट नहीं होने जा रहा। बाबू सामने देखना सब। बाबू आप ना नोट नंबर ऐड करते चलो, लाइबिलिटी साइड शायद नोट नंबर 8 तक हो गया है ना। नोट नंबर 9 टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, कैपिटल WIP, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये नोट नंबर लिखो फटाफट से। आपने बैलेंस शीट बनाई है, आपने तो सिर्फ नोट नंबर लिखने हैं, मैंने लिखा है बेटा ये सब तो, ठीक है जी। चलो बेटा बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स के साथ स्टार्ट। टेंजिबल एसेट्स वर्सेस इनटेंजिबल एसेट्स। लो जी ये दोनों इकट्ठे ही फिनिश कर देते हैं। टेंजिबल एसेट्स वर्सेस इनटेंजिबल एसेट्स, ये टाइम खर्च करा देगा बेटा जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए। चलो जी लो प्यारे बच्चे सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बेटा नाम से ही समझ में आ रहा होगा। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं बेटा? बिजनेस की वो एसेट्स जिसको टच किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, वो सब टेंजिबल एसेट्स है। और बेटा एग्जाम्पल एंडलेस है, कोई लिमिट नहीं है इसमें एग्जाम्पल की, लेकिन फिर भी बात करेंगे थोड़ी सी तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटा टच की जा सकती है, देखी जा सकती है, टेंजिबल एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है बेटा, टेंजिबल एसेट्स है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, और भी कोई हो सकता है। मैं पहले बोल रहा हूं बेटा, द लिस्ट इज नॉट एंडलेस, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। और बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने मुझे समझ में आए मैंने चिपका दिए बेटा, और भी कोई दे सकता है, ठीक है। ये सब टेंजिबल एसेट्स है बिजनेस की, जिनको टच किया जा सकता है और देखा जा सकता है, ठीक है जी। बात करते हैं बेटा इनटेंजिबल एसेट्स पे। बेटा जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको टच नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बेटा मेरे को बिजनेस चलाने में हेल्पफुल होती हैं, या बेटा मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल होती हैं, वो सब इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपने बताने हैं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी ना पढ़े हो, मैं तो मान ही नहीं सकता। गुडविल, पेटेंट, चलो जो जो समझ में आ रहा है बोलते जाओ, आपको पता है कि नहीं पता सिर्फ नाम बोल दो। कॉपीराइट, हाँ वेरी गुड, और ट्रेडमार्क, वेरी गुड, 4 हो गए, और बस ये तो हो गए। हाँ जी, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, और कुछ? चलो इतना तो लिखूं, वैसे और बहुत बैठते हैं भाई, कोई काउंटिंग नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। लो, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या ब्रांड मार्क, माइनिंग राइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और बोलूं तो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, और भी हो सकती हैं। चलो खैर छोड़ो, पहले इतनों पे चर्चा कर लें बेटा, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे को ये बता दो क्या क्या एक्सप्लेन करूं, क्या सारा करो? सारा ही कर दो, लो सारा ही कर लो। गुडविल पता है क्या होती है? गुडविल मीन्स समवन रेप्यूटेशन, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं बेटा, आपकी सिटी का 5 स्टार जनता या 5 स्टार ऑरा, ठीक है। मान लो मैं बोलता हूँ बेटा दुकान बेच रहे हैं अपनी, ठीक है ना, और आपने पूछा कि दुकान की वैल्यू कितनी है आपकी, आप कितने में बेचना चाहते हो। उन्होंने कहा देखो हम बेचेंगे तो 5 करोड़ में, ठीक है ना, मेरी दुकान की वैल्यू तो 5 करोड़ है, ठीक है ना, लेकिन हम खाली शॉप का प्राइस नहीं ले रहे, हम तो 7 करोड़ रुपए लेंगे। कोई इंसान पूछे कि ये 2 करोड़ रुपए आप किस बात के मांग रहे हो, तो कह रहे गुडविल के मांग रहे हैं हम 2 करोड़ रुपए, हमारी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। कस्टमर जब बेटा ही उनकी शॉप में एंटर करता है ना, तो ये नहीं देखता कि बेटा आपसे पैसे कौन ले रहा है, ठीक है ना, आपसे बेटा पैसे कौन ले रहा है। कई बार उनके फादर बैठे होते हैं, कई बार उनके बच्चे बैठे होते हैं, कई बार उनके ब्रदर बैठे होते हैं, पैसे कौन ले रहा है किसी को मतलब ही नहीं है बेटा इस बात से, किसकी शक्ल है पैसे काटने वाली कोई देखता ही नहीं है बेटा। सबको ये पता है कि मैं 5 स्टार जनता की दुकान से सामान खरीद रहा हूं। तो अगर बेटा आप 7 करोड़ पे करते भी हो उस चीज के लिए, तो 5 करोड़ तो बेटा आपने टेंजिबल एसेट के नाम का पे करा और 2 करोड़ आपने गुडविल के नाम का पे किया हुआ है। क्या गुडविल बेटा आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है? 100%। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? या तो मेरे बिजनेस चलाने में हेल्पफुल है बेटा, या बाबू प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है। समझ आई गुडविल क्या चीज होती है? चलो बाबू इन तीनों पे चर्चा करेंगे, तीनों इकट्ठी हो जाती हैं चर्चा। लोग फटाफट से पहले बात करते हैं माइनिंग राइट्स की। बेटा माइनिंग राइट्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा बेटा, गवर्नमेंट बहुत सारे केसेस में बेटा माइनिंग राइट बेचती है, जनरली कोल माइन के राइट बेचती है गवर्नमेंट। आपको खैर अंदाजा नहीं होगा लेकिन बता देता हूं, सहारनपुर की एक फर्म है नोन एज मधुसूदन। मधुसूदन ने बेटा माइनिंग राइट खरीदे हुए थे किसी टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कोल माइनिंग के, ठीक है ना। बाबू माइनिंग राइट बेचे जाते हैं और बाबू इनकी वैल्यू कई हजार करोड़ में होती है, मैं ये बता सकता हूं आपको, कई हजार करोड़ होती है। और आप वो 3-3 साल 4-4 साल के लिए माइनिंग राइट आपको दे दिए जाते हैं कि आप जितने मर्जी पर्सन लगाओ यहाँ पर, ये साइट आपकी हुई, जितने मर्जी ट्रक लगाओ, जितना मर्जी कोयला निकालो और ट्रक के थ्रू जहां मर्जी बेचो, हमें मतलब नहीं। सरकार ने तो आपसे एक फिगर मांगनी है, लेट सपोज 50,000 करोड़, आप हमें 50,000 करोड़ दो, 3 साल तक आप कितना कोल निकालते हो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। हमने आपसे 50,000 करोड़ ले लिया, चाहे आप 1.5 लाख करोड़ का कोल निकाल के बेच दो 3 साल में, हमें मतलब नहीं है। कितनी लेबर लगाते हो, कितने ट्रक लगाते हो, कोई मतलब नहीं है हमारे को। तो बेटा
समझ में आ रहा होगा, ये कोई चीज ऐसी नहीं है बेटा जो मुझे एक साल में बेनिफिट दे रही है और खत्म हो जाएगी। ये कोई मैं SPL में नहीं दिखा सकता, ये कोई मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं बना सकता, ठीक है ना। ये बेटा मेरे को बिजनेस चलाने में और प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल चीज है। और माइनिंग राइट कभी दिखाई नहीं देते, कभी किसी ने टच नहीं करे, ठीक है ना बेटा। तो समझ में आया, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर द बिजनेस। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग की बात कर लो बेटा। आपने, मैं बोलता हूं आज मैकडी की या सबवे की या कोई भी और ब्रांड समझ लो बेटा, आपने इनके लिए फ्रेंचाइजी फी पे कर दी। और आपको भी पता होगा बेटा फ्रेंचाइजी फी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती, ठीक है ना। इनकी फ्रेंचाइजिंग फीस ठीक ठाक है। मैं किसी की भी बात कर लूँ, चाहे मैं KFC, सबवे, मैकडी, डोमिनोज, किसी भी ब्रांड की बात कर लूँ, करोड़ 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग है, ठीक है ना, 3-3 करोड़ तक जा रही है। और बेटा जो एग्रीमेंट आपके साथ होता है, कई बार कंपनी लाइफ टाइम के लिए एग्रीमेंट करती है और कई बार कंपनी जो एग्रीमेंट करती है वो 5 साल के लिए करती है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ चाहे 5 साल के लिए कर ले, चाहे आपसे लाइफ टाइम फ्रेंचाइजिंग फी उन्होंने चार्ज की हुई है। बाबू आपने 5 करोड़ पे करे फॉर लाइफ टाइम, ये कोई चीज मुझे 1 साल के लिए बेनिफिट दे रही है जो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूं या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाकर खत्म करूं बेटा अपना खर्चा। ये कोई मेरा खर्चा नहीं है बेटा, इट इज एसेट फॉर माय बिजनेस, ठीक है ना बेटा। और क्योंकि एसेट है और कई सालों तक बेनिफिट देने वाली है, ये बेटा ऐसी एसेट है जिसको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो अब इस एसेट का नाम है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अभी तक कोई समस्या इन चीजों में? चलो जी, हाँ जी बाबू, इन तीनों को ही प्यार से IPR बोला जाता है। जनरली आप सारों को भी बोल सकते हो, जनरली हम इन तीनों को बोलते हैं बेटा IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और पेपर में कई बार इसी नाम से दे देता है आपको। IPR कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं? मेन हेड और सब हेड क्या है बेटा, ठीक है ना। मेन हेड इज नॉन करंट एसेट, सब हेड में फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना बेटा। चलो जी बाबू, बात करते हैं अब इन तीनों की, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। बेटा जनरली ना लोग इनमें डिफरेंशिएशन कर नहीं पाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क बहुत फंसाने वाला मुद्दा है, लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट और पेटेंट की, इन दोनों की बात करनी जरूरी है। बाबू कॉपीराइट क्या होता है? किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए आप बेटा कॉपीराइट लेते हो। मैं बोलता हूं बेटा एक इंसान ने आज एक किताब ही लिख दी बेटा, और बाबू किताब के लिए कॉपीराइट ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं बोलता हूं किताब लिखने में और कॉपीराइट के लिए उसने जो खर्चा किया वो मात्र 1 लाख रुपए था। लेकिन बेटा ये 1 लाख रुपए कोई उसको 1 साल के लिए बेनिफिट नहीं देंगे। मैं बोलता हूं आप बेटा अलग अलग बहुत सारे राइटर की बहुत सारे सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ते हो, ठीक है ना। लेट्स सपोज APC पब्लिकेशन की अलका दमन आप बुक पढ़ते हो, या बेटा अकाउंट्स में DK गोयल, या बेटा अकाउंट्स में TS गरेवाल पढ़ते हो। बेटा जब भी जिसने भी बेटा बुक लिखी और बाबू बाद में कॉपीराइट उन्होंने लिया, जो भी एक्सपेंस किया उन्होंने, मैं बोल रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, कुछ भी एग्जाम्पल समझ लो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है उनको 1 साल के लिए बेनिफिट देगी। बेटा ये चीजें बहुत साल के लिए बेनिफिट देंगी। आप समझते हो कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? अच्छा कॉपीराइट से क्या हो जाता है कि आप कॉपी नहीं करा सकते, मतलब फोटो स्टार्ट कराना क्राइम है इस बुक का। कॉपीराइट तो यही होता है, कॉपी करना क्राइम है। देखो बेटा कॉपी करना क्राइम नहीं होता, कॉपी करके अपना नाम चिपकाना क्राइम है। TS गरेवाल जी ने बुक लिखी, एक इंसान ने कॉपी करी बेटा और क्या करा, नाम अपना चिपका दिया, ये क्राइम है, ठीक है ना। कॉपी करना, फोटो स्टार्ट करना क्राइम नहीं होता बेटा। समझ में आई बात? बाबू ये चीज क्या उनके लिए एसेट है? श्योरली उनके लिए एसेट है बेटा। उनको जिंदगी में क्या पता कितने करोड़ों कमा कर दे दे ये चीज, और कई साल से दे रही होगी। भगवान ना करे बेटा कई ऑथर बेटा मर भी जाते हैं, तब भी उनकी फैमिली बेटा वही बुक चली जा रही है और उनकी फैमिली उसी से कमाई जा रही है, रुकी नहीं रही कमाई। मानते हो कि नहीं मानते बात? और बेटा मैं खाली सिर्फ एक बुक का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजों के लिए कॉपीराइट होता है बेटा। जो लोग म्यूजिक लिखते हैं यानी कि लिरिक्स लिखते हैं, किसी गाने के आपने लिरिक्स लिखे, आप बेटा कभी भी किसी म्यूजिशियन के सामने उसको तब तक नहीं दिखाते जब तक आप उसका कॉपीराइट नहीं ले लेते। जो लोग फिल्म राइटिंग करते हैं वो कभी भी नहीं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फिल्म बताते अपनी जब तक उसका कॉपीराइट नहीं ले लेते। कल को बेटा इंसान क्लेम करने लगता है ये तो मेरी है। और आप खुद सोचो बेटा,
कई गाने ऐसे होते हैं बेटा कितने कितने चल जाते हैं, कितने कितने मिलियंस व्यू हो जाते हैं, बिलियंस में चले जाते हैं बेटा, कितने करोड़ कमा लेते हो आप। एक एक मूवी से कितने कितने हजार करोड़ कमाए हैं, हिस्ट्री है ये, ठीक है ना। बाहुबली मूवी आपने देखा होगा कितने हजार करोड़ कमा गई। तो बेटा आप सोचो ना, अगर किसी ने फिल्म लिखी है और उसने बेटा कॉपीराइट लिया है, ये कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है बेटा जो एग्जॉस्ट हो जाएगा। कितने कितने साल तक इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता रहता है, कितने कितने साल तक बेटा यूट्यूब पे व्यू आते रहते हैं, उनसे आप अर्न करते रहते हो। तो बेटा ये है बेसिकली कॉपीराइट। अगेन बात करते हैं पेटेंट की। बेटा पेटेंट क्या चीज़ होती है बाबू? जनरली पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ फार्मा, सबसे ज़्यादा फार्मा में पॉपुलर है। फार्मा मतलब अपना मेडिसिन और ड्रग्स वाला सेक्टर। बाबू एक बात समझने की कोशिश करना, मैं कंपनी का नाम बोलता हूँ ऐसे ही, मैनकाइंड एक कंपनी है बेटा, मेडिसिन बनाती है। मैं बोलता हूँ बेटा इस कंपनी ने 10 साल पहले रिसर्च स्टार्ट करी कैंसर पर, और ये ड्रग इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है। बाबू किसी भी फार्मा कंपनी का मेन खर्चा होता है रिसर्च पर, और बेटा हर साल का बेटा रिसर्च पर एक्सपेंस आ रहा है 20 CR। 10 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई काम की ड्रग मान लो इन्वेंट नहीं हुई। 200 करोड़ लग चुका है, 200 करोड़। और मैं बोलता हूं 1 से 2 साल बाद मान लो ड्रग इन्वेंट हो जाए, आपने टोटल 250 करोड़ खर्च कर दिया और ड्रग इन्वेंट हो गई, और आपने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि मुझे इसका पेटेंट चाहिए। पेटेंट का मतलब क्या है? सोल सेलिंग राइट, कि ये फॉर्मूला यूज करके कोई और कंपनी मेडिसिन बनाने ना पाए, क्योंकि मैंने 250 करोड़ रुपए खर्चे हुए, मुझे रिकवर करने हैं ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे से जानती है कि गवर्नमेंट अगर पेटेंट नहीं देगी तो कभी कोई भी फार्मा कंपनी बेटा रिसर्च ही नहीं करेगी। वो रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पेटेंट देते हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे पेटेंट दे दिया फॉर 17 ईयर्स। 17 साल तक इस फॉर्मूले का यूज करके कोई मेडिसिन नहीं बनाएगा। आप 17 साल में अपने पैसे रिकवर करो टेंशन फ्री। बेटा कोई ये 1 साल के लिए बेनिफिट दे रही है चीज, कोई 3-4 महीने के लिए बेनिफिट दे रही है जो एसपीएल में दिखा दो बेटा, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट फॉर द बिजनेस। ये 250 करोड़ भी, और जितने रुपए आपने पेटेंट में खर्चे, और पेटेंट में भी गवर्नमेंट करोड़ों में लेती है पैसे, लाखों में नहीं होते। मैं बोलता हूँ 5, 7, 10 करोड़ ही ले लिया आपसे, 10 करोड़ ले लिए तो 260 करोड़ रुपए की आप एसेट खड़ी कर दोगे बेटा पेटेंट के नाम की। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बेटा किसी कंपनी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना लिया, लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं एंड्रॉयड, एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, या किसी कंपनी ने विंडोज बना ली। बाबू ये कोई ऐसी चीज नहीं आपको 1-2 महीने 4 महीने के लिए बेनिफिट देने वाली है। एक इंटेंजिबल एसेट है बेटा, पता नहीं कितने करोड़ों का बेनिफिट दे देगी, पता नहीं कितने साल तक दे देगी। आप समझ सकते हो बेटा आज के तारीख में एंड्रॉयड की डिमांड क्या है, ठीक है ना। इंडिया में ही सोच लो, बाकी तो मैं दुनिया सोचने को ही नहीं कह रहा हूं आपको, सोच कर देखो, सोच कर एक बार कितने अरबों कमा रही होगी एंड्रॉयड। क्लियर है बात? बताओ जी, कुछ रिपीट कर रहे हैं क्या मुझे? टेंजिबल एसेट्स वर्सेस इनटेंजिबल एसेट्स, एवरीथिंग इज क्लियर। ट्रेड, अच्छा मैंने ट्रेडमार्क तो बोला ही नहीं, मुझे लग रहा है नहीं बोला ना। लो जी, खैर बाबू ट्रेडमार्क क्या होता है? जब आप अपने किसी ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन देते हो तो हम उसको ट्रेडमार्क बोलने लगते हैं। और ब्रांड कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनी नेम, इट मे बी लोगो, इट मे बी सिंबल, इट मे बी सिग्नेचर, इट मे बी फोटोग्राफ और देयर कॉम्बिनेशन, इट मे बी टैगलाइन टू, टैगलाइन भी हो सकती है। बाबू समझाने के लिए एक बात बोलता हूं आपको, जैसे कि अगर आप देखोगे नॉर्मली कंपनी क्या करती है, लोगो और नाम का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। नाम लिया, साथ में बेटा एक लोगो लिया और इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने लगते हैं। जस्ट लाइक ऑडी, नाम है बाबू, सिंबल है, कोई लोगो है इनका, हाँ जी बिल्कुल लोगो भी है इनका। बेटा Hyundai को देख लो, एक स्पेशल तरीके से H बनाते हैं वो, मारुति सुजुकी S बनाते हैं एक स्पेशल तरीके से, ठीक है ना। तो बाबू मोस्ट ऑफ द कंपनी तो नाम और लोगो का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां और भी हैं जो नाम के साथ फोटोग्राफ, जैसे कि MDH और पार्ले जी, ठीक है ना, नाम साथ में फोटोग्राफ, ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं। कुछ नाम के साथ सिग्नेचर इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि रेड एंड टेलर एक एग्जांपल है, नाम है साथ में सिग्नेचर है बेटा रेड एंड टेलर के, ठीक है ना बाबू। और समझ लो बेटा बहुत सारी कंपनियां टैगलाइन का भी यूज करती हैं, जैसे कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया,
ठीक है ना। तो बाबू सबके अपने अपने बेटा टैगलाइन, अपने अपना तरीका है ब्रांड को यूज करने का। जब आप किसी भी ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन दे देते हो, लीगल प्रोटेक्शन मतलब गवर्नमेंट से आपने क्या करा, अप्रूव करा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया कि ये मेरा मार्क है, ये मेरा नाम है, ये मेरी फोटोग्राफ है, या कुछ भी, ये मेरी टैगलाइन है, आपने रजिस्टर्ड करा लिया। और मैं बोलता हूं बेटा कोई खासा एक्सपेंस नहीं आता अनलेस एंड अनटिल कि आपका ब्रांड मार्क लिटिगेशन में पहुंच जाए। मैं बोलता हूं लिटिगेशन में नहीं गया तो गवर्नमेंट की फीस सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपए, और एक बार अगर ये रजिस्टर्ड हो गया तो कोई बेटा ऐसा नहीं है ये बेनिफिट आपको 1-2 दिन या महीना, 2 महीना या साल भर देने वाला। अब आप सोचो ना बेटा, जिसने भी एप्पल रजिस्टर्ड कराया होगा इंडिया में, अब कोई उसको 1-2 महीने के लिए तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, सारी जिंदगी वो इस ब्रांड के नाम से कमाता जाएगा बेटा, इस ट्रेडमार्क से कमाता चला जाएगा। जिसने बेटा मैकडी डोमिनोज रजिस्टर्ड कराया होगा इंडिया में, ठीक है ना, अब आपको क्या लगता है कि उसको बेनिफिट कोई 1-2 महीना मिल रहा है क्या? बाबू वो इसी नाम को आगे बेच बेच के भी कमा रहा है। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में भी तो अपना नाम ही बेच रहा है वो। सामने वाले को क्या अप्रूव कर रहा है वो, तू मेरा नाम यूज कर, तू मेरा पेटेंट यूज कर, तू मेरा कॉपीराइट यूज कर, मैं तुझे परमिशन दे रहा हूं, और इस बात के आपसे 1.5, 2-2 करोड़ रुपए ले लिए जाते हैं। तो ब्रांड मार्क इज अ एसेट फॉर द बिजनेस, ट्रेडमार्क इज अ एसेट फॉर द बिजनेस। ओके बात बाबू, नोट करें हम इसको, चलो फटाफट से नोट करना स्टार्ट करना। चलो जी बेटा, बात करते हैं आगे बेटा कैपिटल WIP वर्सेस इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। लो प्यारे बच्चों समझना जरा इसको, और बता देता हूं बेटा बिल्कुल एक जैसी टर्म है, बस ये टेंजिबल एसेट के लिए वर्ड लगाया जाता है, ये इंटेंजिबल एसेट के लिए। कैपिटल WIP और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में कोई अंतर नहीं होता। ये वर्ड टेंजिबल के लिए, ये इंटेंजिबल के लिए है। पहले बताता हूं बेटा कैपिटल WIP क्या होती है। वैसे किसी को पता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा जनरली ये वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है, जनरली ये वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। समझाने के लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आप एक फैब्रिक खरीदते हो और फैब्रिक से आपको शर्ट बनानी है या पेंट बनानी है, तो वो 2 प्रोसेस से होके जा रहा है, एक कटिंग और दूसरा स्टिचिंग। ठीक है बाबू, फैब्रिक इज द रॉ मटेरियल फॉर यू और शर्ट और पैंट आपके लिए फिनिश गुड्स है। ठीक है, आज बेटा साल का आखिरी दिन है, 31 मार्च है, ठीक है, और आपने क्या करा बेटा, कई हजार मीटर कपड़े को कटिंग करा रखा है एंड स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग ऑन इट। ठीक है, आज मैं बोलता हूं, आज मैं अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं, मैं ये कपड़े को कैसे शो करूंगा जिसके ऊपर मैं कटिंग करा चुका हूं। देखो बेटा, जो कपड़ा फैब्रिक मेरे पास पड़ा है, जैसा खरीदा था वैसा पड़ा है, उसको तो मैं शो करूंगा ये मेरी रॉ मटेरियल का स्टॉक है। जो बेटा सूट शर्ट पैंट बन चुके हैं उन्हें मैं शो करूंगा ये मेरा फिनिश गुड्स का स्टॉक है। और वो कपड़ा जिसके ऊपर कटिंग हो चुकी है एंड स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग, बेटा वो अपना रॉ मटेरियल का करेक्टर छोड़ चुका है और फिनिश गुड्स वो बना नहीं है बेटा, उसको हम शो करते हैं एज अ WIP। WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। जनरली ये वर्ड इन्वेंट्री के लिए लगाया जाता है, कल आएगा मेरा मुद्दा, खैर मैंने अभी लिखा नहीं है। करंट एसेट में बेटा असेट CSO में आई जो है इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में मेरा मुद्दा आएगा तब करूंगा इसको टच, ठीक है ना बाबू। लेकिन अब यहां पर आप वर्ड समझने की कोशिश करो, वर्ड है क्या, वर्ड का नाम है कैपिटल WIP। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल नेचर का WIP है ये, लो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बाबू मैं बोलता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाईवे बनवाना शुरू करा, हाईवे की कॉस्ट है बेटा 60,000 करोड़, बहुत बड़ा हाईवे है। लेट्स सपोज की बात करते हैं, दिल्ली टू मुंबई एक हाईवे बन रहा है, मान लो इतनी कीमत नहीं बन रहा, 60,000 करोड़ लगेंगे बेटा, और दिल्ली टू मुंबई हाईवे बनेगा बेटा जिसमें आप 18 या 16 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे। ठीक है जी बाबू, 60,000 करोड़ 5 साल में लगेंगे, हाईवे बनने में 5 साल लगने। पहला साल आज बीत गया, आज 31 मार्च है, 10,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। क्या मैं सीधा शो कर दूं बेटा इन अ टेंजिबल एसेट, उसे शो कर दूं कि एक हाईवे तैयार होगा? हाईवे तो तैयार नहीं हुआ, तो उसे कहां शो करेंगे बेटा, उसे हम शो करेंगे बेटा कैपिटल WIP, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी बनकर तैयार नहीं हो गया बेटा, और इट इज ऑफ कैपिटल नेचर 10,000 करोड़। मैं बोलता हूं 2 साल बीत गए और 2 साल में खर्चा, अब दूसरे साल में 15,000 करोड़ लगे हैं, 2 साल में टोटल 25,000 करोड़ लग गए बेटा।
तो बाबू दूसरे साल आप शो करोगे कि इन कैपिटल WIP 25,000 करोड़, अभी भी बनने में टाइम है उसके। तीसरा साल बीत गया बेटा, 35,000 करोड़ लग चुके हैं, तो तीसरे साल भी कैपिटल WIP। चौथे साल बेटा 45,000 करोड़ लग गए, 45,000 करोड़। पांचवें साल हाईवे बन के रेडी हो गया 60,000 करोड़। अब कहाँ शो करोगे बेटा? 60,000 करोड़ को एसेट्स में शो करोगे, टेंजिबल एसेट्स में। अब ये कैपिटल WIP नहीं, अब तो बनकर तैयार हो गया ना बेटा, तो यहां शो करोगे टेंजिबल एसेट्स में। अब ये हाईवे बनकर तैयार हो गया, अब टोटल कीमत 60,000 करोड़ इंकर हो चुकी है। समझ आया बेटा क्या चीज होती है कैपिटल WIP? सिंपल बात बेटा। सेम बात इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। बेटा ये टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट ही था, लेकिन लॉ ने अगर इसका नाम कैपिटल WIP लिया तो आपका और मेरा राइट नहीं है कि हम इसको लिए लिख दे टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होती है? अगेन बेटा मैं बोलता हूं आपको, मैनकाइंड कंपनी क्या कर रही है? रिसर्च कंडक्ट कर रही है हर साल, और बेटा एक भी बार अभी 10 साल में बेटा वो सक्सेसफुल नहीं हुई। हर साल वो पैसा कहां दिखा रही होगी? इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कि कभी तो आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी तो मेडिसिन बना ही लेंगे जो कैंसर को क्योर करेगी। और जब बन जाएगी बेटा फुल फ्लेज, तो वो कहां चली जाएगी? वो बेटा यहां से उठकर इनटेंजिबल एसेट्स में चली जाएगी। अभी फिलहाल इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है वो। क्लियर हुई बात? तो लिखने के लिए मैं चाहे कुछ ना भी लिखवाऊं, या बाबू आप लिखने के लिए यहां पर लिख दो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग अंडर प्रोग्रेस, लैंड एंड बिल्डिंग और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में रिसर्च ब्रैकेट में लिख लेना पेटेंट। लो बेटा फटाफट से नोट करो। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। लो बाबू एक नोट और लिखवा देता हूं, थोड़ी आसानी हो जाएगी बेटा। करंट एसेट्स में पहला ही सब हेड है मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में पहला सब हेड ही मेरे पास है बेटा करंट इन्वेस्टमेंट। ये नोट नंबर 16 लिख लेना। लो सुनना बेटा बहुत आराम से मेरी बात। बाबू मेरे को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे चर्चा करनी है, एज वेल एज मुझे बेटा करंट इन्वेस्टमेंट पे भी चर्चा करनी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, आप इस बात को समझ लो बेटा, जो डिफरेंस करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में होता है वही डिफरेंस इन दोनों में भी होता है। करंट एसेट क्या होती हैं बेटा? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, और बेटा विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। याद है बेटा मैंने लाइबिलिटी के लिए भी कुछ ऐसी बात बोली थी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बेटा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। वो करंट होती है, बाकी सब नॉन करंट होती है। सेम बात मैंने एसेट के लिए भी बोली थी बेटा, लास्ट लेक्चर में बोल चुका हूं बात। अब यही बात बाबू मैं यहां पर बोल रहा हूं। करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है बेटा? मैंने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है और मेरी कंपनी बहुत अच्छे से जानती है कि मैंने इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा के लिए किया है, तो बेटा मैं उसे कभी भी शो नहीं करूंगा करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। मैं हमेशा उसे शो करने वाला हूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। और मुझे पता है मैंने इन्वेस्टमेंट करा ही 12 महीने से कम के लिए, मैं बेच ही दूंगा 12 महीने से पहले, चाहे वो शेयर है, चाहे वो बॉन्ड्स है, चाहे वो डिवेंचर है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, चाहे म्यूचुअल फंड है, कुछ भी है, मैं बहुत जल्दी बेच देने वाला हूं उसको। तो बेटा वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए करंट इन्वेस्टमेंट है। अगेन एक बात बोल देता हूं, ये हमेशा याद रखना, कोई चीज अपने नाम से ना तो करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। नाम से कुछ नहीं होता। जैसे बेटा टेंजिबल एसेट्स तो नाम से बन जाती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पता है और कहीं जा ही नहीं सकती। करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ऐसी बात नहीं है, कोई चीज अपने नाम से करंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। हमेशा चीज अपने इस्तेमाल से होगी यहां पर, ठीक है ना। दोनों के लिए एग्जांपल सेम है, देखो समझा देता हूं आपको, दोनों के लिए सेम है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, 6 के 6 एग्जाम्पल दोनों के लिए कॉमन। 12 महीने से ज्यादा के लिए किया है तो नॉन करंट एसेट, और 12 महीने तक के लिए किया बेटा तो करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ये करंट इन्वेस्टमेंट। बस एक एग्जाम्पल अलग से दे रहा हूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। याद रखना, अगर मैंने बेटा किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कि कंपनी ने कर रखी है, ठीक है ना, मैं मतलब कंपनी। यहां पर बेटा अगर मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कंपनी पार्टनर बनी हुई है, तो नॉर्मली बेटा पार्टनरशिप फर्म से इतनी जल्दी निकलना आसान नहीं होता कि आप 1 साल में निकल जाओगे, ठीक है ना बेटा, वो तो हमेशा ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना। आप खुद सोचो बेटा, जब 2-3 लोग मिलकर पार्टनरशिप शुरू करते हैं, इतनी जल्दी से नॉर्मली बिजनेस बंद नहीं होने वाला होता, और आप बेटा पार्टनरशिप फर्म से ऐसे इतनी जल्दी से निकल नहीं पाते, ये इतना आसान नहीं होता बेटा। कंपनी में मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे, बहुत निकलना आसान होता है, जब मर्जी शेयर बेच लो, जब मर्जी बेटा बाहर हो जाओ। पार्टनरशिप फर्म से जब मर्जी बाहर होने वाली तो नौबत आती नहीं, बहुत मुश्किल है पार्टनरशिप फर्म से निकलना, ठीक है ना बेटा। तो पार्टनरशिप तो हमेशा ही बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब एग्जांपल दोनों के हो सकते हैं, ठीक है जी। मैं डेली बेसिस पे बेटा शेयर खरीदता हूं किसी और कंपनी के, मेरे एंगल से सोचोगे बेटा, मैं खरीदता हूं और बहुत जल्दी बेच देता हूं, मैंने साल भर शायद ही कोई शेयर संभाला, तो मेरे लिए बेटा इट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट। और मैं ऐसी दुनिया को भी देखता हूं बेटा जो बाबू बहुत साल संभाल के सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको चैप्टर बढ़ाते टाइम, मेरे एक नोन ने शेयर खरीदा था बेटा MRF कंपनी का 1770 रुपये में, 1770 रुपये में बेटा 1000 शेयर खरीदे थे, 1770 में 1000 शेयर, यानी कि उस टाइम के 17,70,000 रुपये, ठीक है। नाउ द वर्थ ऑफ MRF इज 98,500 पर शेयर, इंडिया का सबसे महंगा शेयर, 98,500 का एक शेयर, 1000 है उनके पास। हाँ, मन करा इन्वेस्टमेंट का, करेगा बहुत करेगा, ठीक है जी। बात ओके हुई इतनी बेटा, ठीक है जी। अब मैंने दोनों के एग्जांपल दे दिए, मेरी तरफ से नोट नंबर 16 भी पूरा हो गया और बेटा नोट नंबर 13 भी पूरा हो गया, फटाफट से नोट करेंगे बेटा। लो बेटा आगे बढ़ते हैं बाबू। नॉन करंट एसेट्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए बेटा। काम बाबू CA फाइनल से पहले कहीं नहीं पता लगेगा, कोई सा कोर्स कर लो, BCom कर लो, पूरी MCom कर लो, कुछ कर लो, CA फाइनल में ही पता लगती है डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स बेटा लायबिलिटी क्या होती है, इससे पहले कहीं नहीं पता लगेगी। तो बेटा ये हमारे कोर्स का पार्ट अभी नहीं है। चलो जी बात करते हैं बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पर, नोट नंबर 14 पर। बस 2 ही एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं बेटा। देखो मेरी तरफ देखना, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, ये कहाँ जाता है? मैंने लोन ले रखा है, कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में जाता है। कहाँ जाता था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाता था। बैंक लोन अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो, या डिवेंचर्स भी हम वहीं दिखाते थे बेटा, और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखा देते थे हम। याद करो, याद आएगा, ठीक है ना। बादाम खाओ तो याद ज़्यादा जल्दी आएगा बेटा। ये तो तब है अगर हमने लोन लिया हुआ हो। अब ये सोचो मैंने किसी को लोन दे रखा है, दे नहीं सकती क्या कंपनी? दे सकती है भाई। बेटा ये कहाँ से होता है? ये हमेशा शो होता है बेटा लोन्स एंड एडवांसेस में। अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। अगर 12 महीने से ज़्यादा के लिए दिया तो ऑब्वियस बेटा कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे ही हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी एक हेडिंग है बेटा, सिट CSO में, सेकेंड लास्ट हेडिंग SCIT CSO। जो एस है बेटा वो यही है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है ना बाबू। इसके अलावा भी 2 चीजें जाती हैं बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, बड़े काम की बात बेटा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्यों दिखाता हूं बाबू? हर वो चीज जिससे 12 महीने में मुझे कैश वापस आ जाने वाला है, 12 महीने के अंदर अंदर, साल भर के अंदर अंदर कैश वापस आ जाएगा, हर वो चीज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या है बेटा बाबू? 2 बातें, कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट। बड़े काम की बात, लो सुनना बेटा। बेटा कैपिटल एडवांसेस क्या होते हैं? मान लो बेटा आज 20 मार्च है, 11 दिन के बाद बेटा अकाउंट क्लोज होने वाले हैं।
और आपने एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बयाना दे दिया, जिसको आप डाउन पेमेंट बोलते हो, हम हिंदी में बयाना बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और मान लो प्रॉपर्टी की वर्थ है 1 CR और आपने 10 लाख रुपए का बयाना दे दिया 20 मार्च को, और बेटा आज 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है और आपको टाइम पीरियड मिला 6 महीने। 6 महीने के बाद आपको 90 लाख रुपए देने हैं, तो आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी बेटा। बाबू अब कहाँ शो करूँ, मैंने एडवांस दिए हुए हैं भाई, क्या नाम है इसका, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। इसे मैं शॉर्ट टर्म में शो कर देता अगर बेटा कैश वापस आना होता 12 महीने के अंदर अंदर। मैंने जान के बोली थी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, अगर 12 महीने के अंदर अंदर कैश वापस आना हो तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां बेटा 12 महीने के अंदर अंदर तो आ जाएगा लेकिन कैश वापस नहीं आएगा, प्रॉपर्टी आएगी इसके बदले में, इसलिए इसको हम कहां शो करेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आई होप मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर अब बिल्कुल, ठीक है ना बेटा। और यकीन मानना आपको बहुत सारी टर्म तो पहली बार क्लियर हो रही होंगी, जबकि ये चीजें आपको 11th में काफी हद तक क्लियर करनी चाहिए थी। एसेट में भी बहुत कुछ है भाई, ठीक है ना। और यकीन मानना ऐसी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुद्दा नहीं होगा जब आप बुक पढ़ोगे आप कहोगे ये मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा, इतना हम डिस्कशन कर चुके होंगे इन चीजों पे। लो जी बात करता हूं थोड़ी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट पर भी। बाबू आपने कभी अपने प्रेमाइसिस में, बिजनेस प्रेमाइसिस में कभी बेटा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाया हो, क्या बेटा टेलीफोन कनेक्शन लिया हो, जो PNT कनेक्शन हुआ करते थे बाबू, तो आपको पता लगेगा इसके लिए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। मान लो बेटा मैंने अभी कुछ टाइम पहले मीटर लगवाया, मान लो मैंने 9,000 पे करे, 9,000 में से 3,000 और 4,000 सिक्योरिटी अमाउंट होती है। जब मीटर उतरवाऊंगा बेटा, चाहे 5 साल में उतरवाऊं, चाहे 10 साल में, चाहे 20 साल में बेटा, तब मुझे ये सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगा, ठीक है ना बाबू। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि 12 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं आने वाले मेरे, तो ये क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ आई बात। तो बेटा यहां पर एग्जांपल के लिए मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, डाउन पेमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डाउन पेमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और बेटा यहां पर लिख देता हूं सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन कनेक्शन। लो बेटा नोट डाउन करना। चलो जी बेटा बात करते हैं बेटा नोट नंबर 15 पे। ये बिल्कुल जरा सी बात है बाबू, अदर नॉन करंट एसेट। ऑल्दो खैर मुझे एक भी एग्जाम्पल इसमें काम का नहीं लगता, लेकिन खैर दूंगा आपको 2 एग्जाम्पल। बाबू बोलता है अदर नॉन करंट एसेट। बाबू मान लो कोई डेटर है मेरे बिजनेस का, और बाबू जिस टाइम वो प्रोडक्ट मुझसे खरीद रहा था उसी टाइम तय हो गया, उसने बोला मान लो कि मेरी कंपनी बनाती है इनर वियर, उसने बोला सर्दियां चल रही हैं 1 सीजन करके पैसे दूंगा, आज आपसे उधार सामान लेके जा रहा हूं 10 लाख का, पूरा सीजन करूंगा और अगले सीजन में पैसे दूंगा, यानी कि 12 महीने से भी ज़्यादा का उधार ले रहा हूं आपसे, 12-13 महीने के लिए उधार दे रहा हूं। जनरली बेटा डेटर्स आर रिकॉर्डेड अंडर ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप देखोगे बेटा करंट एसेट में मेरे पास सिट CSO जो तीसरी टर्म है, CIT ट्रेड रिसीवेबल तीसरी टर्म है, सब हेड है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर आते हैं बेटा और BR आते हैं बेटा। अब डेटर नॉर्मली तो करंट एसेट होती है क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर पैसे आ जाते हैं। मैं 12 महीने से ज़्यादा का उधार नॉर्मली किसी बिजनेस में है नहीं आज की तारीख में, लेकिन मैं बोलूँ अगर एक्सेप्शनल केसेस में कोई बिजनेस उधार दे रहा है 12 महीने से ज़्यादा का, तो बेटा वहां पर डेटर कहां शो करोगे, अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है ना। लिखने के लिए लिख देता हूं बेटा ट्रेड रिसीवेबल expected to realize after 12 month। और एक और एग्जांपल बेटा अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस लाइक शेयर इशू एक्सपेंस। लो बेटा ये सुनना बहुत काम की बात। बाबू सब मेरी तरफ देख रहे हैं,
मैंने दूसरी बात लिखी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस जस्ट लाइक शेयर इशू एक्सपेंस। बेटा अनअमोर्टाइज्ड क्या होते हैं? जिनको आज तक राइट ऑफ नहीं किया गया। राइट ऑफ करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना, जिनको अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने नहीं दिखाया बेटा। समझाता हूं बात। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे बेटा फॉर 20 ईयर, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो 20 साल के लिए, और बेटा जो आप फंड रेस कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर से वो बेटा 100 करोड़ कर रहे हो। ठीक है, 100 करोड़ फंड रेजिंग कर रहे हो 20 साल के लिए, और बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम ऑलमोस्ट मेरे बेटा खर्चे होते हैं 7-8% के। 100 करोड़ के फंड रेजिंग कर रहे हो बेटा, 8 करोड़ के खर्चे कर दिए आपने। ठीक है ना, वो बहुत सारी फॉर्म में होती हैं बेटा। हो सकता है ब्रोकरेज दियो, अंडर राइटिंग कमीशन दियो, टीवी ऐड कराओ बेटा, न्यूज़पेपर ऐड किया हो, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओ, और दुनिया जान के खर्चे हैं बेटा शेयर इशू करते टाइम। 7 से 8 करोड़ के आपने खर्चे कर दिए 20 साल के लिए। लेकिन ये खर्चे हैं क्या बेटा मैं रिकॉग्नाइज कर दूँ इसको सीधा SPL में? नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट मना कर देता है। ठीक है ना, एकदम अगर मैं 20 करोड़ का खर्चा सीधा SPL में डालूंगा ना, पक्का उसी साल लॉसेस आ जाएंगे, और कोई कंपनी चाहती भी नहीं बेटा एक साल में खर्चे दिखाना। कंपनी ने सिंपल सी बात बोली है, 20 साल के लिए हमारे को ये फायदा दे रहे हैं खर्चे, कोई आज थोड़ी हम दिखा देंगे एक ही साल में, क्योंकि 20 साल के लिए बेनिफिट मिल रहा है, हम तो इसको 20 ही साल में शो करेंगे, हम तो धीरे धीरे करके दिखाएंगे इसको। ठीक है ना, 20 इक्वल पार्ट में बांट देंगे हम तो इसको। ठीक है ना बेटा, यानी कि हर साल 40 लाख रुपए दिखा देंगे। इससे ना तो SPL पे बर्डन पड़ेगा, ना ही अननेसेसरी एकदम लॉस आ जाएगा बेटा। तो बाबू बेसिकली ये कोई एसेट नहीं होते बेटा, दीज आर लॉसेस विच आर नॉट येट रिटर्न ऑफ। ये वो लॉसेस हैं बेटा जो बिजनेस के राइट ऑफ नहीं किया आपने, इसको आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते रहोगे। आपको बता देता हूं, कुछ टाइम पहले तक बेटा हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी यहीं शो करते थे। ये बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूं मैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? जो कंपनी के फॉर्मेशन में खर्चे होते हैं उसे हम प्रीलिम एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं बेटा। और बेटा अगर एक पब्लिक कंपनी की बात करो बेटा, जो शेयर इशू करते हैं उस कंपनी की बात करो, उसके फॉर्मेशन में करोड़ों रुपए लोग फूंक देते हैं। मैं बोलता हूँ आपने कंपनी के फॉर्मेशन में 2 करोड़ 3 करोड़ फूंक दिए बेटा, पहले तो आप उसको भी यहाँ शो करते थे बेटा, और बोलता था कंपनीज एक्ट कि 5 साल में आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। यानी कि अगर 3 करोड़ दिखाए हैं आपने तो 60-60 लाख रुपए हर साल SPL में ले जाओ। लेकिन बेटा ये 3-4 साल पहले चेंज हो चुका है सिस्टम बाबू। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एक बार में SPL में दिखाना पड़ता है, याद रखना। जिस साल कंपनी बनी उसी साल SPL में शो करो, चाहे वो 5 करोड़ है, चाहे 3 करोड़ है, चाहे 2 करोड़ है। ये बात सिर्फ शेयर इशू एक्सपेंस पे लगती है। आज की तारीख में इसका एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है जी, याद रहेगी बात। अदर नॉन करंट एसेट देख लो बेटा। ठीक है, ऑल्दो कोई बहुत हेल्दी एग्जाम्पल, कोई अच्छा एग्जाम्पल इसका है नहीं बेटा। ठीक है ना, जो थे 2 मैंने बता दिया। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।